जी नमस्ते भैया, मैं हूं कुलदीप तिवारी। हम हर बार आप लोगों के लिए नए मुद्दे लेकर आते हैं, नई नई चर्चाएं करते हैं और ग्राउंड में जाके आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। तो भैया कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिना विश्लेषण के, बिना जानकारी के हम नहीं दे सकते। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जानकारियां होती हैं, तो वो जानकारियां आप तक कैसे पहुँचें। तो भैया ये ऐसी ही कुछ जानकारी देने के लिए हम नए नए लोगों से जुड़ते भी हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जाना माना चेहरा भूपेंद्र कराना, जो कि आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पिछड़ा वर्ग से। और आपको बता दें कि इन्होंने जो आपका नेशनल हाईवे 719 है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किया, पैदल यात्रा भी करी थी, जिसको लेके ये सुर्खियों में आए थे। यही बात है जी। तो हम जानकारी पहले यहीं से चाहेंगे कि आपने जो 719 के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, आपने यहाँ से पैदल यात्रा करी थी, आप जाके नितिन गडकरी से मिले थे, तो क्या कुछ माहौल रहा था? लेकिन जनता आज भी वही सवाल उठा रही है कि भाई ये रोड क्यों नहीं बन पा रही, आखिर वजह क्या है? बिल्कुल जो बात आपने रखी है, हम भी इस बात को मानते हैं कि जनता का जो सवाल है, जो मांग है, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि कोई भी टास्क अगर आपने हाथ में लिया और उसमें अपना पूरा संघर्ष लगाया, उसके बाद परिणाम अगर शून्य हो तो निश्चित तौर पर पब्लिक कहेगी। तो समाधान पदयात्रा के नाम से ये 600 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाली और बड़ी ईमानदारी के साथ ये पदयात्रा निकली। भिंड का जो चंबल पुल है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश और एमपी का बॉर्डर है, वहाँ से लेके ग्वालियर होते हुए और ग्वालियर से धौलपुर के रास्ते 4 प्रदेशों को क्रॉस करके यात्रा दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में निश्चित तौर से जो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनसे सार्थक मुलाकात भी हुई। और ये मुलाकात एक बार नहीं, 3 बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में उन्होंने हमारे विषय को सुना, दूसरी मुलाकात में उन्होंने हमको कहा कि हम जो है आप कल आइए और हम आपके इसको घोषणा करेंगे और अपने अधिकारियों को एमपीआरडीसी और नेशनल जो राजमार्ग का जो मंत्रालय वहां से बात कराएंगे। तीसरी मुलाकात इस विषय पर ही हमने उनको कहा कि सर आपने हमसे कह दिया, आश्वस्त कर दिया, लेकिन हम क्षेत्र में वापस जाएंगे तो हम पब्लिक को क्या दिखाएंगे, तो हमको स्वीकृति पत्र चाहिए। अब हास्यास्पद मुद्दा यह है तिवारी जी, क्या केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रीगण स्वीकृति पत्र भी झूठे जारी कर देते हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे क्षेत्र की जो सांसद महोदया हैं माननीय संध्या राय जी, उनके नाम बाकायदा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का जो है लेटर है, वो पत्र आज भी मेरे पास ओरिजिनल रखा हुआ है। तो सरकारें क्या झूठे पत्र भी जारी करती हैं? आपका सीधा सा कहना है, जो वो फोटो वायरल करती हैं नितिन गडकरी के साथ, जो वो बताती हैं कि ये आज हमने यहाँ से आश्वासन लिया है कि रोड का जल्दी ही निराकरण होगा और जल्दी यहाँ पर रोड डलना चालू हो जाएगी, तो ये सारे अफवाह हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जब तक हम माननीय गडकरी जी से नहीं मिले तब तक हमको लगता था कि हमारे क्षेत्रीय सांसद जो है जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं। लेकिन उस मुलाकात के बाद मैं ये कहूँगा कि इसमें हमारे सांसद जो हैं, सांसद महोदया हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब मेरा मानना यह है देश के सर्वोच्च जो नेतृत्व है वो, उसमें फर्स्ट नंबर पे मोदी जी, सेकंड नंबर पे अमित शाह जी, तीसरे नंबर पे नितिन गडकरी जी का स्थान है। और जब इतना बड़ा मंत्रालय झूठ बोल रहा है तो सांसद महोदया को भी इसी तरह बरगला दिया जाता होगा। अच्छा, मतलब सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि ये सिर्फ जनता को बरगलाने का, जनता को बहलाने के सिवा और कोई काम नहीं करना चाहते। अच्छा, हमारा मानना यह है। और विशेष तौर पे हम इस बात को इसलिए और बार बार कहते हैं कि आप देखिए जो गडकरी साहब हैं, उनके आप वीडियो देखिए, आप उनको सोशल मीडिया पे देखिए, छवि के नेता हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया पे हम कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनका डाटा आता है वो डाटा टेक्निकल रूप से वो जो प्रेषित करते हैं जी, तो क्या भिंड जो है, भिंड का जिला है जो, वो क्या
हिंदुस्तान का भाग नहीं है, वो क्या किसी अन्य देश की सीमा में आता है? यहाँ एक छोटे से मात्र जो है 70-75 किलोमीटर का हाईवे है, बिल्कुल। उस पे पिछले 5 साल से लेके अभी तक 700 से 800 मृत्यु लोगों की हो चुकी है। 700 से 800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और उसके ज्यादा ही हो चुकी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाईवे को लेके मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जनता की पीड़ा समझता हूं। मैं 600 किलोमीटर पदयात्रा निकाली, अपने खर्चे पे निकाली, और हरियाणा में जाके मैं नेशनल हाईवे पे मूर्छित होकर गिर पड़ा, तो वहां इलाज भी हुआ और सारी कुछ चीजें हुई, उसके बाद भी पदयात्रा स्थगित नहीं हुई। सरकार असंवेदनशीलता की हदें पार कर चुकी है, क्योंकि ये सब सरकार तक चीजें पहुंच रही थी कि पदयात्री आ रहे हैं, कुछ वो मूर्छित होकर गिर पड़े, उनका स्वास्थ्य करावे, फिर भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। अब कहना इस बात का है कि चलिए हमारा संज्ञान नहीं लिया, हम सहमत हैं। जिस धर्म के नाम पे, जिस आस्था के नाम पे भाजपा सरकार में बैठी है, मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल से बैठी है, सेंट्रल में पिछले 14 साल से बैठी है, संतों के नाम पे, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे ये सरकार है। संतों ने भी इस मुद्दे पे बड़ा आंदोलन किया, और आपने देखा होगा महीनों आंदोलन किया, और उसमें हमारे कई संत भगवान जो है उपवास रखा तो हॉस्पिटलाइज हो गए। हाँ, बिल्कुल हुए, और बड़े बड़े संत शामिल हुए। और संत शामिल होने के अलावा जो पार्टी सनातन का सम्मान करने वाली पार्टी संतों को इस स्थिति में देख, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी, उस मंच पे सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि, चाहे वो स्टेट के मंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय सांसद हो, सबने जाके संतों को आश्वस्त किया कि ये रोड, आप ये आंदोलन समाप्त कर दो, रोड हम बना देंगे, बहुत जल्दी बनेगा। सीएम साहब ने ग्वालियर में सभा में खुले मंच से कहा कि जाओ रोड स्वीकृत करते हैं, और क्यों नहीं बनेगा, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। आप सब कुछ कर रहे हो जनता को बरगलाने के लिए, आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि संतों का सम्मान हो गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं की वैल्यू खत्म हो गई, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस गौ माता के नाम से आप सरकारें चला रहे हो, वो गौ माता, वो गौवंश डेली जो है एक्सीडेंट में मर रहा है। सब कुछ अवस्थाएं फैली हैं, लेकिन एक 75 किलोमीटर का हाईवे सरकार नहीं बना पा रही है। इससे बुरी दुर्गति हम क्या कहेंगे। तो ये भिंड जिले की दुर्गति करने वाला कौन है? सबसे बड़ी बात यह है, इतने बड़े बड़े नेता रह लिए, मंत्री रह लिए, आज भी मंत्री हैं भिंड जिले में, लेकिन ये 70 किलोमीटर का टुकड़ा क्यों नहीं डल पा रहा? मैं वजह क्या है तिवारी जी, मैं इस बात के लिए, हो सकता है सत्ताधारी पार्टी के यहाँ सांसद हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हैं, हो सकता है कि हाईकमान को कुछ बोलने में इनको डर लगता हो, इनका कोई अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया हो, नहीं कह सकते हैं, नहीं कह पा रहे होंगे। जब अपनी बात रखने में ऐसा कैसा अनुशासन? नहीं, मैं हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों की जाने जा रही हैं, तो कम से कम ये 70 किलोमीटर का टुकड़ा बनवा दीजिए। हो सकता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जनता से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी हो। भाई उन्हें पता है कि जनता ने तो हमको चुन दिया, लेकिन अगर हम अपने हाईकमान के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो शायद हमारा पद चला जाए। लेकिन मैं इसमें, सरकार तो दोषी है ही, लेकिन मैं इसमें सरकार से ज्यादा दोषी विपक्ष को मानता हूं, कांग्रेस को मानता हूं। उसका कारण कि जब सत्ता जो है, सत्ता जब किसी काम की ना रहे, सत्ता जब अपने नियम से भटक जाए, तब विपक्ष ताकतवर होकर अपनी आवाज उठाता है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को कम से कम ये आवाज, संतों का जो अपमान हुआ, समाज सेवियों की जो दुर्गति हुई, गौवंश की जो हत्याएं हो रही हैं, क्षेत्र में जो है कई परिवार अनाथ हो गए हैं, यही मुद्दा कुछ समय पहले उठा था। विपक्ष को क्यों नहीं उठाता? विपक्ष तो यही कुछ समय पहले मुद्दा उठा था, हम ही ने उठाया था, लेकिन कुछ सवाल उसमें से निकल के आए। विपक्ष वही आंदोलन करता है जहां मलाई खाने को मिलती है। तो फिर विपक्ष में और सत्ता पक्ष में हम क्यों अंतर माने? आप क्या मानते हैं, ऐसा है? ये दोनों मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मेरा मानना यह है, मध्य प्रदेश मानते हैं कि विपक्ष वही आंदोलन करता है जहां मलाई खाने को बिल्कुल। मैं इस बात से, आपकी बात से 100% सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि अगर सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है जनता के साथ, तो विपक्ष जनता की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा? जनता की लड़ाई विपक्ष को लड़ना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, तो मैं तो ये मानता हूं ना कि विपक्ष की कोई नस पकड़ रखी है सत्ता पक्ष के लोगों ने।
उन्हें डर लगता है कि अगर हम आवाज बुलंद करेंगे तो हमारे यहाँ छापे नहीं पड़ जाएं। लेकिन हम जैसे समाज सेवी लोग हैं, खुल के बोलते हैं, खुल के बात रखते हैं। अगर मैं तो बार बार कहता हूं कि उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, और आगे जो चीजें होती हैं उनके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना चाहिए आदमी को, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ। अब जो मध्य प्रदेश सरकार है 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, ठीक है, तो किसान आज जो खाद की लाइनों में लग रहा है, बड़ी ही बदहाल स्थिति है कि किसानों को खाद मिलना चाहिए। एक तरफ तो भिंड के विधायक हैं, मुक्का दिखा रहे हैं कलेक्टर साहब को, और दूसरी तरफ कलेक्टर साहब जो हैं वो तलवार म्यान से निकाल रहे हैं। ये कौन सा शासन है, ये कौन सा प्रशासन है? आखिर ये कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली ये हो क्या रहा है भिंड जिले में? मैं अपने हर वक्तव्य में ये बात रखता हूँ। आज क्या ये सही था? नहीं, मैं भिंड कलेक्टर के द्वारा इनके बारे में तो सिर्फ इतना दफ्तर ही में कहूंगा। तलवार म्यान से निकालना, बात वहीं आ जाती है। मैं सच कहने का आदी हूँ, आग लगे तो सच लग जाए। कहना भी चाहिए। तो क्या होता है कि ये लोग सिर्फ जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। एक सत्ता पक्ष का विधायक जो है जनता के सामने ये दिखावा कर रहा है कि मैं कलेक्टर को, देखो मैं आपके प्रति कितना संवेदनशील हूं कि मैं कलेक्टर को मारने को तैयार हो गया। बिल्कुल। और एक तरफ जो है सत्ताधारी पार्टी उस कलेक्टर को जो है ये नहीं कह पा रही कि जिस विषय पे ये झगड़ा हो रहा है उस विषय को सॉल्व कर दीजिए। तो ये दोनों मिले हुए हैं। ये सब जनता को गुमराह करने की नौटंकी है, वो आपको दिखाई दे रही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सत्ताधारी पार्टी चाहे तो अव्यवस्था नाम की चीज खत्म हो जाए। अच्छा, किसानों को खाद आज लाइन में लग रहे हैं। 25 सालों से सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, तो फिर किसानों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आ पाया? आखिर वजह क्या रही? बल्कि किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है वो तो भाजपा। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये खाद की जो समस्या है ना किसान की, बहुत छोटी सी समस्या है। खाद प्रोडक्शन कहाँ से होता है? सरकारी, सरकार प्रोडक्शन करती है। सरकार को ये आंकड़े पहले से पता है दस्तावेज के अनुसार कि हमारे किसानों को कितनी खाद लगेगी जी, उससे 4 गुना प्रोडक्शन करो जी। और प्रोडक्शन करने के बाद आपके पास जो है पूरा तंत्र है, चाहे पटवारी हो, चाहे आरआई हो, चाहे तहसीलदार हो। ये जो आज जो परंपरा चल रही है, मैं सुन रहा हूं कि आधार कार्ड ले आओ, पर्ची कटा ले जाओ और 5 बोरी ले जाओ। ये तो सिस्टम से ही बाहर है साहब। आधार कार्ड तो उसके पास भी है जिसके पास जमीन नहीं है, और आधार कार्ड उसके पास भी है जो जिसके पास 300 बीघा जमीन है। अब 300 बीघा वाले को भी आप 5 बैग दोगे और बिना जमीन वाले को भी आप 5 बैग दे दोगे, तो वो 5 बोरी ले जाके किसी किसान को ही बेचेगा। बिल्कुल। तो आप तो इसकी कालाबाजारी खुद करवा रहे हैं। ये सिस्टम कहां से जनरेट होता है? मैं कहता हूं कुछ जरूरत ही नहीं है। आप 4 गुना प्रोडक्शन ज्यादा करिए किसान की क्षमता से, अपने गोदामों में भरवा दीजिए और अपने पटवारी को बुला लीजिए। पटवारी से कहिए इनका खसरा निकालिए, देखिए इन ये किसान के नाम पे कितनी जमीन है। व्यवस्था बनना चालू हो जाएगी। व्यवस्था बनना चालू हो जाएगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको सरकार मुद्दा बड़ा बनाए हुए है। तो ये जहां तक मैं समझता हूं, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष जी जनता को परेशान करके जनता की सिंपैथी लूटना नहीं जी। तो सत्ता और विपक्ष दोनों जनता को परेशान करके जनता की वाहवाही लूटना चाहते हैं, थोड़ी सी मदद करके कि देखो भाई हमने आपको खाद दिला दिया। अच्छा, ये तो कोई समस्या है ही नहीं, इसको समस्या बनाया जा रहा है जबरदस्ती की। मतलब शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप तो मीडिया से हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, महाराष्ट्र से ये खाद की प्रॉब्लम कभी क्यों नहीं आती? सही बात है। हरियाणा से खाद की प्रॉब्लम कभी क्यों नहीं आती? ये मध्य प्रदेश में ही खाद की समस्या क्यों होती है? क्योंकि 25 सालों से भाजपा मध्य प्रदेश में, शायद इसलिए। सीधी सी बात है, यहाँ भाजपा या कांग्रेस, देखिए सत्ता पक्ष जब अन्याय करता है तो उसको विपक्ष रोकने का काम करता है। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, कुछ तुम खाओ कुछ हम खाएं, वही स्थिति है चोर चोर मौसेरे भाई वाली। तो अब जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? जनता की लड़ाई लड़ते हैं हम जैसे लोग, तो हम जैसे लोग लड़ेंगे, कल कोई मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पास 18 मुकदमे चल रहे हैं जी। और वो काय के चल रहे हैं?
कि आपने मंच पे ये क्यों बोल दिया, आपने लोगों को इकट्ठा क्यों कर लिया। बात ये भी है ना, आप जैसे लोग खड़े होते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। नहीं सुनेंगे भाई, मुकदमे लगा देंगे ना। हाँ? उनके पास एक जो हथियार है वो डराने का ये है कि भाई आप आंदोलन कर रहे हो, आप चलो हमारे साथ बैठो, और आपने जो है आप आम आदमी व्यवस्था खराब करने का काम किया है। पार्टी में आप रहे हैं जी, छोड़ने की वजह क्या रही? सही बात यह है कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। हमारे जब से हम पैदा हुए तब से कांग्रेस को देख रहे हैं, उसके बाद पिछले 25 सालों से भाजपा की सरकार को देख रहे हैं। अगर लीडर बनने का शौक होता तो हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही। पिताजी हमारे 25 साल पार्षद रहे हैं कांग्रेस से और कांग्रेस के लीडर रहे, लेकिन हम कभी कांग्रेस में और भाजपा की राजनीति नहीं करने गए। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तब हमको एक उम्मीद जगी मन के अंदर कि देश के अंदर एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो इनकम टैक्स कमिश्नर पोस्ट से रिजाइन करके जनता की भलाई के लिए जनता के साथ खड़े होकर जनता के न्याय की लड़ाई लड़ेगा। चूंकि अन्ना हजारे की ईमानदारी पे आज भी कोई संदेह नहीं है, और उनके सिपाही बन के काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, तो तब उनकी भी ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं था। लेकिन राजनीतिक दलदल में आके वो इतने जो है इसके अंदर संलिप्त हो जाएंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को ही बेचना स्टार्ट कर देंगे जी। इससे समझौता कैसे किया जा सकता था? जिस राजनीति करने से हम दूर रहे, जिस भ्रष्टाचार से, वही भ्रष्टाचार यहाँ आके फिर देखने को मिला, हमने उनको छोड़ दिया। अब जैसा कि भाजपा ओबीसी रिजर्वेशन को लेके सख्त रुख नहीं अपना रही है वो, और जो ओबीसी वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन उनको मिले, रोडों पर जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मैं ओबीसी महासभा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और ये लड़ाई हम पिछले 2018 से लड़ रहे हैं लगातार। कभी सीएम को काले झंडे दिखाना, कभी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। तो सरकार को अभी अभी आपने देखा होगा, ये आवाज जो है संसद तक गूंजी, राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया जब उनको लगा कि ओबीसी एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे पर सब एकजुट हैं। तो राहुल गांधी ने सोचा कि क्यों ना हम इस मुद्दे को हाईलाइट कर दें, उठा लेते हैं। उन्होंने उठाया। आखिरकार भाजपा ने सोचा कि इस मुद्दे का फायदा कांग्रेस ले, उससे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो उन्होंने कह दिया, अभी आपने सुना होगा, अभी 10 दिन पहले सभी जो है विपक्षी दलों को, सारी पार्टियों के दलों को, प्रतिनिधियों को बुला के सीएम साहब ने इस पे कहा कि हम इस पे मंथन करेंगे और इसको वो करेंगे। 27% आरक्षण जो है ओबीसी को मध्य प्रदेश में देंगे जी। तो हम ओबीसी आरक्षण की, एससी आरक्षण की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, और 13% अभी होल्ड लगा रखा है शासन ने, अभ्यर्थियों का चयनित होल्ड रखा। तो आने वाली 20 तारीख को, आज 17 है, 3 दिन बाद हम ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक ओबीसी एससी एसटी लोग सब मिलकर एक बड़ा कलेक्टर को ज्ञापन देंगे राज्यपाल जी के नाम से कि इस 13% होल्ड को तत्काल हटाया जाए, और जिन अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो रहा है उनको नौकरी पे रखा जाए। तो पहला मुद्दा यह है। दूसरा, आरक्षण तो हम लेके रहेंगे, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में बाबा साहब ने निहित कर दी है, और देश संविधान से चलता है, न कि अपनी मनमानी से। आरक्षण जरूरी क्यों है? हम तो ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, इससे अच्छी बात कुछ होगी? आरक्षण सरकारें बीजेपी और कांग्रेस की रही। हाँ, सरकारें बीजेपी हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं कि हमें आरक्षण मिले, हम आरक्षण खत्म करने के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, आज हम आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं उसकी वजह समझिए आप। किसी अभ्यर्थी को आपने चुना, उसने तैयारी करी, उसने परीक्षा दे दी। यदि आरक्षण की व्यवस्था पहले से संविधान में नहीं होती, सरकारें लागू नहीं करती, तो वो अभ्यर्थी उस आरक्षण के भरोसे 13% होल्ड पे नहीं पड़ा। ये तो हमें जानकारी, ये सभी को जानकारी है कि आरक्षण को केवल राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ाया गया जी, जानकारी है। बल्कि बाबा साहब ने संविधान में लिखा था केवल इतनी सालों के लिए इसको रखा जाए, जब ये सब संपन्न हो जाए उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाए, शायद ऐसा भी था उसमें। बाबा साहब ने लिखा था,
सरकारें संविधान का अनुपालन उस तरीके से नहीं कर पाई। आज उसी का नतीजा है कि जो सिस्टम चला जा रहा है, जहाँ विकसित देश की बात कर रहे हैं वहाँ आरक्षण के नाम पर हम दंगे फसाद और ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं तो ये कह रहा हूँ जब हमारा देश विकास कर रहा है तो हमें आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो देश विकास कहाँ कर रहा है? मैं तो इस मुद्दे पे ही बात तो कर रहा हूँ आपसे कि देश ही विकास नहीं कर रहा। देश विकास कर रहा होता तो लोग आरक्षण क्यों मांग रहे होते? आप समझिए, आज मालनपुर हमारा इंडस्ट्री एरिया है, बिल्कुल है। भिंड जिले का, उसमें 80% जो उद्योग हैं वो बंद पड़े हुए हैं। यदि ये 100% उद्योग जीवित होते तो हमारा युवा आरक्षण मांग रहा होता क्या? रोजगार दो। रोजगार सरकारें जब रोजगार नहीं दे पा रही तब लोग आरक्षण मांग रहे हैं, तब लोग खाने के लिए भीख मांग रहे हैं, तब लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। देश, विकसित देश की श्रेणी में हम सरकारें भले ही कहें, जैसे पिछला एक वक्तव्य आया था शिवराज सिंह जी जब यहाँ सीएम थे, तब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो जो है इंग्लैंड से ज्यादा अच्छी हैं। तो कह देने से रोड अच्छे हो जाते हैं क्या? और कह देने से रोजगार मिल जाता है क्या? आरक्षण अगर खत्म करना है तो सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। आप चाहते हैं आरक्षण खत्म हो? मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि मेरा देश सोने की चिड़िया बने, मेरे देश में किसी को आरक्षण मांगने की जरूरत ना पड़े। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। और जब तक सरकार देश को विकसित नहीं कर पाएंगी, रोजगार अवसर पैदा नहीं कर पाएंगी, तब तक आरक्षण के भरोसे लोग रहेंगे, तब तक लोग आरक्षण की उम्मीद में बैठे रहेंगे। ये सरकारों की जिम्मेदारी, सरकारों को करना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है। और इसी को नेता, चाहे बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, अपने फायदे के लिए गलत नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ थे भूपेंद्र कराना, तो ये काफ़ी जद्दोजहद भी करते रहते हैं। तो भैया फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे तो नए मुद्दे के साथ और कुछ बड़े बड़े सवालों के साथ फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया।